हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब पर अपने इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, वीडियो के अंत तक आपको ये भली भांति समझ में आ जाएगा। आप देख रहे होंगे, इधर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लगा रखे हैं और इधर मैंने फ्रूट लगा रखा है। अब आप ये भी देख रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दाल रख दूँ, चावल रख दूँ और कोई फूड मटेरियल रख दूँ, तो क्या होता है कि ये चीज़ें जो हैं, यही हमारे लिए फूड मटेरियल्स हैं, एनर्जी का सोर्स यही है। खाने से अगर मैं बात करूं, आप अपने घर में देखेंगे, अगर आपको लगता है कि आपकी माता जी या बहन खाना बनाती हैं, तो आप यहाँ गलती कर रहे हैं। वो खाना बनाती नहीं है, खाना पकाती हैं। इसके लिए अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा शब्द यूज होता है, कुक। आपने पढ़ा होगा कुकिंग ऑफ फूड। आपने ऐसा कहीं नहीं देखा होगा कि मेकिंग ऑफ फूड। बात आती है खाना बनाने का। खाना बनाने का श्रेय पृथ्वी पर एक ही ऑर्गेनिज्म को जाता है, वो है सिर्फ पौधे। पौधे ही जो हैं वो खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पौधे जो हैं लाइट एनर्जी को, ठीक है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उस केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं रूट के रूप में, स्टेम के रूप में, और फिर उसी को हम खाते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। ठीक, उसी को हम पका के खाते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि पौधे आखिर ऐसा कैसे करते हैं, उनके पास ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसकी वजह से जो है पौधे लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। दोस्तों, उस डिवाइस का नाम है क्लोरोप्लास्ट। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो है लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसको मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये है मेरे रेफरेंसेस जहां से मैंने सारा कंटेंट लिया हुआ है। फर्दर नॉलेज के लिए आप इस रेफरेंस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्लास्टिड्स की। क्या होता है प्लास्टिड्स? अगर हम बात करें प्लास्टिड्स की, तो प्लास्टिड जो है एक ग्रीक शब्द है प्लास्टिकास। प्लास्टिकास शब्द यूज होता है कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज और सिंथेसिस के लिए। इसी प्लास्टिकास से अडॉप्ट किया गया है प्लास्टिड्स। आज की टेक्निकल भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि प्लास्टिड्स एक ऐसी डिवाइस है जो कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज और सिंथेसिस के लिए काम करती है। ठीक है, अगर हम प्लास्टिड्स को कलर के बेसिस पे कैटेगराइज करें, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होता है दोस्तों कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? कलरलेस होता है, कलर इसमें नहीं होता है। और एक क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है? ये कलर्ड होता है। दोस्तों, अगर हम ल्यूकोप्लास्ट को देखेंगे, ल्यूकोप्लास्ट भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ल्यूको प्लस प्लास्ट। ल्यूको अडॉप्ट किया गया है ल्यूकोस से, ये भी ग्रीक वर्ड है ल्यूकोस, और ल्यूकोस का मतलब ही होता है व्हाइट। अब आप देखेंगे कि ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। अब ल्यूकोप्लास्ट को उपस्थिति के आधार पर इसको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला आता है इसमें एमाइलोप्लास्ट। ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज का काम करता है। ये प्लांट्स के ऐसे स्थानों में मिलता है जहां पर नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे आप आलू में देखेंगे, ठीक है, शकरकंद में देखेंगे। ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज है, लेकिन इनमें नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं। दोस्तों, अगला आता है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट क्या करता है? ये ऑयल्स का स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? ये सीड में मिलता है ऑयल्स के स्टोरेज के लिए। जैसे सरसों आप देखेंगे, मूंगफली आप देखेंगे, सोयाबीन देखेंगे, तो ऐसे कई सीड्स हैं जिनमें क्या होता है कि ऑयल्स का स्टोरेज होता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? इलायोप्लास्ट की वजह से होता है। दोस्तों, अगला आता है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट क्या करता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये क्या करता है? ये प्रोटीन्स का स्टोरेज करता है। ठीक, ये प्रोटीन्स के स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कहाँ मिलता है? ये भी सीड में ही मिलता है। ये कहाँ मिलता है? ये भी सीड में ही मिलता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि दाल वाले पौधे बहुत सारे हैं। अरहर हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, ये सब क्या है? ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं। तो इनमें क्या होता है? इनमें प्रोटीन का स्टोरेज कौन करता है? प्रोटीनोप्लास्ट करता है। ठीक है, इनकी सेल्स में प्रोटीनोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो करता क्या है? ये प्रोटीन का स्टोरेज करता है। ठीक, तो दोस्तों ये था ल्यूकोप्लास्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्रोमा मीन्स कलर। ठीक, ये कैसा होता है? इसमें अगर मुख्य तौर पे आप देखेंगे, उसमें सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि जहां भी देखो हरा ही हरा दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा होता है क्रोमेटोफोर। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, ज्यादा कुछ खास नहीं है।
इसमें क्लोरोप्लास्ट आप देखेंगे ये कैसा होता है, ये ग्रीन रंग का होता है। इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इसमें प्रेजेंट होता है। अगर हम क्रोमेटोफोर को बात करेंगे तो क्रोमेटोफोर में कैसा होता है, ये भी डिफरेंट कलर का होता है। इसमें सारे पिगमेंट प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट क्लोरोफिल बी, एक क्लोरोफिल बी जो है नहीं होगा, ठीक है, क्रोमेटोफोर में। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट को डिटेल से। दोस्तों बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी सबसे पहले A.W. शिम्पर ने की थी 1883 में, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली दैट इज प्रेजेंट इन द ऑल यूकैरियोटिक प्लांट सेल। एक क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होता है जो कि सभी यूकैरियोटिक प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके नंबर, शेप, साइज की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर, शेप, साइज ये वेरी करता है सेल टू सेल में। किसी सेल में इनका नंबर कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। इनका शेप भी वेरी करता है, किसी में शेप कुछ होता है, किसी सेल में शेप कुछ होता है। साइज की बात करें तो साइज भी इसी तरह वेरी करता है सेल टू सेल। दोस्तों अगर हम टिश्यू की बात करते हैं, टिश्यू में क्या होता है कि टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ठीक। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। तो इसमें जितनी सेल्स हैं, इस ग्रुप में जितनी सेल्स हैं सारी सेल एक समान है। तो उन सेल्स में अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं तो सभी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की साइज जो होता है वो फिक्स होता है। दोस्तों अगर हम प्लॉइडी लेवल की बात करें, प्लॉइडी में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट की साइज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, प्लॉइडी के। प्लॉइडी क्या होता है दोस्तों, पहले आप इसको समझ लीजिए। अगर हम प्लॉइडी की बात करें, प्लॉइडी का मतलब होता है दोस्तों सेट ऑफ क्रोमोसोम। आप देखेंगे मोस्टली क्या होता है कि एक क्रोमोसोम को कहा जाता है सेट। अब एक क्रोमोसोम सेट है तो उसको हम बोलेंगे हेप्लॉइड, दो क्रोमोसोम का सेट है तो उसको बोलेंगे हम डिप्लॉइड, तीन क्रोमोसोम का सेट है तो उसको बोलेंगे हम ट्रिप्लॉइड, चार क्रोमोसोम का सेट होता है तो उसको बोलते हैं टेट्राप्लॉइड, पांच क्रोमोसोम का सेट होता है तो उसको कहते हैं पेंटाप्लॉइड। इसी तरह छह क्रोमोसोम का सेट होता है उसे कहते हैं हेक्साप्लॉइड। इसी तरह आठ क्रोमोसोम का सेट को कहते हैं ऑक्टाप्लॉइड, नौ क्रोमोसोम का सेट को कहते हैं नोनाप्लॉइड, 10 क्रोमोसोम को सर कहते हैं डेकाप्लॉइड। एक्चुअली ये है क्या, ये कहानी, ये जितने सारे प्लॉइड्स हमने गिना डाली है क्या। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम के सेट्स दो से अधिक होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे कंडीशन को कहा जाता है पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। इन्हीं को कहा जाता है प्लॉइडी। अब स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट ये कहता है कि क्लोरोप्लास्ट की साइज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, प्लॉइडी के। जैसे जैसे प्लॉइडी बढ़ेगी, प्लॉइडी मतलब जैसे जैसे क्रोमोसोम के सेट बढ़ेंगे वैसे वैसा क्लोरोप्लास्ट की साइज भी इंक्रीज होगी। अब इसको जैसे कि मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है एक्स और दूसरा ऑर्गेनिज्म है वाई। एक्स कैसा है, इसमें दो सेट हैं, इसमें छह सेट हैं, ठीक है। ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ये हेक्साप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। आप इसका क्लोरोप्लास्ट देखेंगे तो इसका क्लोरोप्लास्ट स्मॉल होगा, छोटा होगा, किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में। वाई का जो क्लोरोप्लास्ट है वो लार्ज होगा, ठीक है। यही दोस्तों ये स्टेटमेंट कहता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हेलियोफाइट और स्कियोफाइट का, ये भी एक नया शब्द है, इसको आप समझ लीजिए पहले। हेलियोफाइट, स्कियोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नमी और छायादार स्थानों पर उगते हैं, छाया वाले स्थानों पर उगते हैं, ठीक है। इनको धूप पसंद नहीं होती है, इनको छाया रागी पौधे कहा जाता है, ठीक। अगर हम बात करें हेलियोफाइट का, स्कियोफाइट का अपोजिट होते हैं हेलियोफाइट। इनको धूप ज्यादा पसंद होती है, धूप में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। ठीक, अगर हेलियोफाइट और स्कियोफाइट में देखेंगे तो स्कियोफाइट में क्लोरोप्लास्ट की जो साइज होती है वो लार्ज होती है। दोस्तों बात करते हैं एल्गी में क्लोरोप्लास्ट को शेप को लेके। एक्चुअली क्या होता है कि एल्गी में क्लोरोप्लास्ट के शेप के लेके बहुत ज्यादा वेरिएशन है। जैसे कि अगर एल्गी में आप देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के मिलते हैं, जैसे डिस्क शेप या डिस्कॉइड। ऐसा क्लोरोप्लास्ट आपको मिलता है कारा में, वाउचेरिया में और प्लूरोसिग्मा में। गर्डल शेप, घोड़े के नाल के आकार का, ऐसा क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा यूलोथ्रिक्स में, ड्रैपानाल्डिया में, ठीक है। अगर हम स्पाइरल शेप की बात करें, रिबन शेप की बात करें तो ऐसा क्लोरोप्लास्ट आपको मिलता है स्पाइरोगायरा में। कप जैसा क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा वॉलबॉक्स में, क्लेमाइडोमोनास में। स्टिलेट की बात करें, स्टिलेट या स्टार जैसा क्लोरोप्लास्ट ये मिलता है आपको जिग्नेमा में, ठीक है।
अगर हम रेटिकुलेट की बात करें, जाल जैसा, जाली के जैसा, उसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट पूरा होगा, जैसे ये होगा क्लोरोप्लास्ट, इसमें बीच बीच में ऐसे छेद होंगे बहुत सारे, ठीक है, बड़े बड़े। ऐसा क्या होता है, रेटिकुलेट कहते हैं ऐसे क्लोरोप्लास्ट को। ऐसा क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा क्लेडोफोरम में, ऊडोगोनियम में और हाइड्रोडिक्टियन में। पैराइटल क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा प्लूरोकॉकस में। तो इस तरह दोस्तों क्लोरोप्लास्ट की बहुत सारा वेरिएशंस होते हैं एल्गी में। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। मेरे पास जो है कुछ इमेजेस हैं क्लोरोप्लास्ट को शेप को लेकर, अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, ये इमेज है क्लेमाडोमोनास की। इसमें आप देख सकते हैं कैसा कप जैसा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, देख रहे हैं, यही इसी को कहा जाता है कप लाइक क्लोरोप्लास्ट। इसको ये ऐसा मिलता है क्लेमाइडोमोनास में और वॉलवॉक्स में। ये है इमेज स्पाइरोगायरा की। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह स्पाइरल शेप में जो है अरेंजमेंट है इसका क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। ये कैसा है, इसमें स्पाइरल शेप में। वहीं अगर हम यूलोथ्रिक्स की बात करें तो यूलोथ्रिक्स में कैसा था, गर्डिल शेप था। इसको आप देख रहे हैं, ये कैसा घोड़े के नाल के आकार का। अगर इसको हम इमेज बनाना चाहें इसका, ये बनेगा इमेज लगभग ऐसे, ठीक है। तो इस तरह इमेज आपको, ऐसा क्लोरोप्लास्ट आपको मिलता है किसमें, यूलोथ्रिक्स में, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के केमिकल कंपोजिशन की। दोस्तों अगर हम स्टडी करते हैं पालक के लीफ के क्लोरोप्लास्ट का, तो क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि लगभग 56% तक प्रोटीन होता है, 32% तक लिपिड होता है, 8% तक इसमें जो है क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अगर हम हायर प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करते हैं, इसमें हमको लगभग 35 से 55% तक प्रोटीन मिलता है, 20 से 30% तक लिपिड मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है लगभग 9% और कैरोटिनॉइड मिलता है 4 से 5%, आरएनए होता है 2 से 3% तक, ट्रेस अमाउंट में डीएनए होता है। दोस्तों बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट का। दोस्तों क्या होता है कि आप दुनिया में जितने भी फ्लावर्स देख रहे हैं, फ्रूट देख रहे हैं, प्लांट्स देख रहे हैं, उनके जो कलर देख रहे हैं रंग रंग के, वो इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से होता है, ठीक है। अगर हम बेसिकली बात करें तो इसमें जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए और बी जो होता है, ये मुख्य तौर पे यही पाया जाता है पौधों में, ठीक है। इसी वजह से जो है सारे पौधे हरे हरे दिखते हैं आपको। दोस्तों अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल ए, इसका केमिकल फार्मूला है C55H72O5N4Mg। ये क्या होता है, ये सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है, सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को छोड़कर, ठीक है। ये कह दो कि ये इन प्लांट्स में लगभग 75% तक प्रेजेंट होता है, ठीक है, 75% तक क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी का, इसका जो केमिकल फार्मूला है ये होता है C55H70O6N4Mg। इनमें क्या होता है, ये भी सभी हायर प्लांट में प्रेजेंट होता है और ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, जिस ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लोरोफिल बी जो है 25% तक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, हायर प्लांट्स में, ठीक। अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल सी का, क्लोरोफिल सी का दोस्तों केमिकल फार्मूला है C35H32O5N4Mg, ठीक, देख रहे हैं। और ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है मुख्य तौर पर ब्राउन एल्गी में, जिसको हम फियोफाइसी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्लोरोफिल डी का। क्लोरोफिल डी का केमिकल फार्मूला है C54H70O6N4Mg। ये क्या होता है, क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है रेड एल्गी में, और रेड एल्गी को हम पढ़ते हैं रोडोफाइसी के अंतर्गत, ठीक है। अगर हम बात करें क्लोरोफिल ई का, क्लोरोफिल ई का केमिकल फार्मूला जो है अभी पूरी तरीके से ज्ञात नहीं हुआ है, इस पर रिसर्च हो रही है। और ये क्लोरोफिल ई प्रेजेंट होता है एलोइस ग्रीन एल्गी में, ठीक है। एलोइस ग्रीन एल्गी को हम पढ़ते हैं जेंथोफाइसी के अंतर्गत। अगर हम कैरोटीन की बात करें, कैरोटीन जो होता है इसका केमिकल फार्मूला है C40H56। इसका कलर जो होता है गाजर जैसा कलर होता है, इसको ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, गाजर जैसा रंग होता है। और सबसे कॉमन इसमें कैरोटीन में सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है बीटा कैरोटीन का, ठीक है। अगर हम जेंथोफिल की बात करते हैं तो जेंथोफिल का केमिकल फार्मूला है C40H56O2। ये कैसा होता है, ये एलोइस रेड कलर का होता है। जैसे टमाटर देखेंगे, टमाटर में जो लाल रंग होता है ना, इसी वजह से होता है। इसका एग्जांपल है लाइकोपीन, ठीक है, लाइकोपीन प्रेजेंट होता है, लाइकोपीन है जेंथोफिल एग्जांपल। दोस्तों अब बात करते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के। आप इसमें देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें दो चीज पाया जाता है। पहला तो दोस्तों पाया जाता है इसमें हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। जो और ये जो हेड होता है, ये
4 पायरोल रिंग से बना हुआ होता है और इसमें मैग्नीशियम जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, देख रहे हैं ये चारों पायरोल रिंग जो होते हैं ये मैग्नीशियम सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक हेड का निर्माण करते हैं। ठीक, अब इन्हीं से जुड़ा होता है फाइटोल चैन। ठीक है, फाइटोल चैन ये कैसा होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं क्लोरोफिल बी की कहानी ये है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लोरोफिल सी का है, तो ये है क्लोरोफिल डी का। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। एक्चुअली क्या होता है कि आप जब क्लोरोप्लास्ट के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो आपको इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ठीक, साधारण माइक्रोस्कोप से या किसी और माइक्रोस्कोप से ये नहीं दिखेगा। क्या होता है कि आप जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको इसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन्स और चैम्बर्स प्लस मैट्रिक्स, बिल्कुल स्ट्रक्चर लगभग लगभग उसी जैसे होगा जैसा कि आपने माइटोकॉन्ड्रियम पढ़ा था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने लगते हैं तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है अभी हम इसको जो है डिस्कस करते हैं। क्या होता है दोस्तों, चलते हैं, सॉरी, क्या क्या होता है दोस्तों, आप इसमें देखते हैं सबसे पहला तो है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट को चारों ओर से जो मेम्ब्रेन कवर करती है उसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कैसे होती है, आउटर मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। एक्चुअली क्या होता है कि लिपिड लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन होती है और प्रोटीन इसमें एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं पोरीन। ठीक है, और ये इस पोरीन के प्रेजेंस होने की वजह से जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो हाईली परमेबल होती है। ठीक है, हाईली परमेबल होती है, इसमें सॉलिड्स हो गए और कुछ सब्सटेंस जो भी आयंस वगैरह हैं ये बहुत आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं इनर मेम्ब्रेन को। आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन भी लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, लेकिन दोस्तों इनर मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है। ठीक है, सॉल्यूट तो छोड़ो, इसमें आयंस को भी ये जो है पास नहीं होने देती, आयंस के लिए भी इम्परमेबल होती है। अब देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन के बाद दोस्तों हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होता है आपको दिख रहा होगा कि जैसे अगर हम इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इसके बाद ये पूरा मैट्रिक्स है। ठीक, अब मैट्रिक्स में दोस्तों क्या होता है कि दो चीज होता है, एक ग्रेना होता है और दूसरा स्ट्रोमा होता है। ग्रेना और स्ट्रोमा को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं ग्रेना की। ग्रेना होती है साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में जो आप लाइट रिएक्शन का प्रोसेस पढ़ते हैं वो होता है ग्रेना में। आप क्लोरोप्लास्ट में मैट्रिक्स के अंदर ये सिक्के जैसी छोटी छोटी संरचना देखते हैं जो एक दूसरे के ऊपर इस तरह अरेंज रहती हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है दोस्तों ग्रेना। ठीक है, अगर हम सिंगल यूनिट के बोलेंगे, इस सिंगल यूनिट को कहा जाता है ग्रेनम। ये ग्रेनम बनी होती है दोस्तों थाइलाक्वाइड्स के यूनिट से। इसमें थाइलाक्वाइड के दो यूनिट होती हैं। दोस्तों आप देखेंगे ये जो थाइलाक्वाइड यूनिट होती है इसकी दो यूनिट पाई जाती हैं क्लोरोप्लास्ट में। पहली होती है स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट आप देख रहे हैं सिक्के जैसी स्ट्रक्चर होती है, और दूसरा होती है लार्जर यूनिट। लार्जर यूनिट ये है दोस्तों जो वर्टिकल अरेंज है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये जो वर्टिकल यूनिट अरेंज है इसी को कहते हैं लार्जर यूनिट है, ये थाइलाकॉइड की। इसी को कहा जाता है दोस्तों फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लेमली या इंटरग्रेनल लेमली। इनका काम क्या होता है, ये ग्रेना को, ठीक है, ये जो ग्रेना है इन ग्रेना को ये कनेक्ट करती हैं आपस में। ठीक है, आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो ग्रेना आप देख रहे हैं, इस ग्रेना के सिंगल यूनिट को, सिर्फ एक ग्रेना को कहा जाता है ग्रेनम। ठीक, दोस्तों आप देखेंगे अगर एक क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे तो एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग 40 से 60 ग्रेना प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अगर हम एक ग्रेनम की बात करें, ठीक है, अगर हम एक ग्रेनम की बात करें तो इसमें लगभग दोस्तों अगर हम एक ग्रेनम की बात करें तो इसमें लगभग 10 से 100 थाइलाकॉइड यूनिट प्रेजेंट रहती हैं। दोस्तों ये जो थाइलाकॉइड्स यूनिट हैं ये जिस मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहती है उसको कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। दोस्तों इसी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की वजह से क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है परफॉर्म होती है। दोस्तों इसी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ही 4 मुख्य प्रकार के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों आप देखेंगे इसमें इसके थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में PS1 है, PS2,
साइटोक्रोम B6F और ATP सिंथेज, ये सारे एंजाइम्स जो हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स जो हैं इस थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक दोस्तों, आप देखेंगे ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है इसमें जो है कुछ छोटे छोटे टाइनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल मेम्ब्रेन में क्रिस्टी को देखा था, उसी तरह थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको कहा जाता है क्वांटासोम। ये दोस्तों क्वांटासोम की खोज सबसे पहले 1964 में पार्क और बिगिन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगर हम एक क्वांटासोम की बात करें तो एक क्वांटासोम में लगभग 200 से 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों बात करते हैं स्ट्रोमा का। क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में आप देखेंगे कुछ जेली लाइक प्रोटीन्स का बना हुआ जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहता है जिसको कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा होता है दोस्तों डार्क रिएक्शन की साइट। दोस्तों स्ट्रोमा में ही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है, स्टार्च के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ऑयल ग्लोब्यूल प्रेजेंट रहते हैं और वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि डार्क रिएक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों ये था क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब आप इसको जरा क्लोरोप्लास्ट के 3D इमेज देखिए, आपको समझना जो है आपका कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। इसको देखिए, ये है आउटर मेम्ब्रेन जैसा कि आपको बताया जा चुका है, ये इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये देखिए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। फिर आ जाते हैं मैट्रिक्स में। दोस्तों ये है मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन के बाद ये प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रोटीन का बना हुआ जेली जैसा सब्सटेंस भरा रहता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में दोस्तों ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है, स्टार्च मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, ऑयल ग्लोब्यूल्स है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है दोस्तों 70 इस प्रकार का। ठीक, तो ये सारी चीजें और साथ में कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स भी मौजूद रहते हैं जो कि डार्क रिएक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक दोस्तों, ये बात थी स्ट्रोमा की। दोस्तों अब बात करते हैं ग्रेना की। ग्रेना के देख रहे हैं 2 यूनिट आपको बताई गई हैं। पहली स्मॉलर यूनिट होती है जो सिक्के जैसी स्ट्रक्चर होती है, छोटी छोटी। ठीक है, ये डिस्क जैसी स्ट्रक्चर होती है, इनको कहा गया है थाइलाकॉइड। और दूसरी ये दोस्तों लार्जर यूनिट है ग्रेना की, ये क्या करती हैं, ये स्मॉलर यूनिट को कनेक्ट करती हैं। दोस्तों ये है थाइलाकॉइड की लार्जर यूनिट जिसको कहा जाता है फ्रैट चैनल या स्ट्रोमा लेमली। इनका काम होता है दोस्तों ये ग्रेना को आपस में कनेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर हम एक यूनिट की ग्रेना की बात करें, देख रहे हैं ये ग्रेना है, ये पूरा एक यूनिट है, देख रहे हैं किस तरह ये अरेंज है। और ये जो फ्रेट चैनल है ये किस तरह जो है सारी ग्रेना को आपस में ये कनेक्ट किए हुए है। दोस्तों देख रहे हैं थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन की बात हो रही थी, ये देखिए थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड है, ये देखिए ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड एक मेम्ब्रेन द्वारा पूरी कवर्ड रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है, जिसको हम थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी मेम्ब्रेन की वजह से जो है क्लोरोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक क्लोरोप्लास्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो मन के हो कीजिए, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।